आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स को जब हम इशू करते हैं तो एक तो हम करते हैं कंसिडरेशन के बिहाफ में और दूसरा करते हैं अदर देन कैश। मतलब एक करते हैं कैश के बिहाफ में और दूसरा करते हैं अदर कैश। हो गया। जब आप डिवेंचर को कैश में इशू करते हैं तो तीन तरीके से करते हैं। एट पार पे करते हैं, एट प्रीमियम पे करते हैं और एट डिस्काउंट पे करते हैं। डिवेंचर जितने भी रुपए का होता है उसका पूरा पैसा हम एक बार में भी ले सकते हैं और चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो पहली बार जितना पाते हैं वो एप्लीकेशन के नाम से, उसके बाद जो पाते हैं अलॉटमेंट के नाम से, उसके बाद जो पाते हैं फर्स्ट कॉल के नाम से, और फिर जो पाते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि मोस्टली यही पूरा पैसा मिल जाता है। यही ना। चाहे एप्लीकेशन की एंट्री हो, चाहे अलॉटमेंट की हो, चाहे फर्स्ट कॉल की और चाहे सेकेंड एंड फाइनल कॉल की, ये एंट्री आप लोग इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़े हैं? जब आपको इशू ऑफ शेयर्स पढ़ाया गया था तो उसमें ये चारों एंट्री करना आप लोग सीखे हैं कि नहीं? ठीक है। जब आप इशू ऑफ शेयर की एंट्री पास कर रहे थे, जैसे एक एग्जांपल लें एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन पे पहले रिसीव होता था फिर ट्रांसफ़र। तो रिसीव करते समय आप लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और जब पैसे को ट्रांसफ़र करते थे तो लिखते थे शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल अकाउंट। यही लिखते थे। बोलिए। अलॉटमेंट को ड्यू करते थे, रिसीव करते थे। अलॉटमेंट की बारी आती थी तो पहले ड्यू फिर रिसीव। कॉल की भी बात करें तो पहले ड्यू फिर रिसीव, यही होता था, बस नाम बदलता था। अलॉटमेंट के टाइम अलॉटमेंट का नाम, कॉल के टाइम कॉल का नाम, यही लिखते थे। लेकिन हमें इशू ऑफ शेयर चैप्टर नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो इशू ऑफ डिवेंचर के चैप्टर में जब डिवेंचर को इशू किया जाएगा तो जो भी डिवेंचर की वैल्यू होगी उसको एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के रूप में जब मांगा जाएगा तो एप्लीकेशन की एंट्री करते समय जहां शेयर एप्लीकेशन लिखा है वहां पर सिर्फ शेयर हटा दीजिएगा, उसकी जगह पर डिवेंचर लगा दीजिएगा। कोई दिक्कत? तो डिवेंचर एप्लीकेशन हो जाएगा। ट्रांसफर की एंट्री में जहां शेयर कैपिटल लिखा है वो पूरा शेयर कैपिटल हटा दीजिएगा और वहां सिर्फ डिवेंचर लिख दीजिएगा। तो पूरी एंट्री आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? डिवेंचर में। कर लेंगे? किसी को डाउट? तो इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री चाहे एप्लीकेशन वाली हो, चाहे अलॉटमेंट वाली हो, चाहे फर्स्ट कॉल की हो, चाहे सेकंड कॉल की हो, कर लेंगे? चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट कॉल की ड्यू वाली एंट्री। कौन सी? फर्स्ट कॉल की ड्यू वाली एंट्री। अंश आप बताइए क्या एंट्री पास करेंगे? अगर डिवेंचर फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? ड्यू के टाइम पैसा मिलता है कि रिसीव के समय?
अभी कौन एंट्री कर रहे हैं? तो ड्यू वाली बताइए। ड्यू की एंट्री ट्रांसफ़र के जैसा होता है। यस। अब बताइए। डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट होगा। डिबेंचर फर्स्ट कॉल ठीक, टू डिबेंचर होगा। टू डिबेंचर होगा। गुड। किसी को कन्फ्यूजन? क्योंकि जब हम ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल को, तो फर्स्ट कॉल तो रहेगा ही, बस उसके सामने डिबेंचर लगा देंगे और यहाँ डिबेंचर हो जाएगा। क्योंकि जब यही शेयर में एंट्री करते थे तो आप लिखते थे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ना, तो शेयर की जगह डिबेंचर आ गया और टू शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर आ गया, तो एंट्री हो गई नहीं। तो ये एंट्री तो आपसे पास हो जाएगा। लेकिन अगर प्रीमियम पर इशू किया गया हो, किस पे? तो प्रीमियम आपके लिए फायदा है कि घाटा है? फायदा है। फायदा है। प्रीमियम आपके लिए, तो जो भी प्रीमियम का पैसा होगा उसको आप क्रेडिट करेंगे कि डेबिट? डेबिट। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यही लिखेंगे। चाहे ये शेयर के साथ हो चाहे डिबेंचर के साथ हो, हमेशा लिखा जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब क्वेश्चन ये बनता है कि लिखा तो यही जाएगा, लेकिन कौन वाली एंट्री के साथ, कौन सी एंट्री के साथ? तो ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ट्रांसफ़र एंड ड्यू वाली एंट्री के साथ होता है। ठीक है। अगर एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है तो ट्रांसफ़र के टाइम अलग से लिखा जाएगा, रिसीव करते समय पूरा इकट्ठा रिसीव कर लेंगे। अगर एप्लीकेशन के साथ ना होकर के अलॉटमेंट या कॉल के साथ है तो ड्यू करते समय ही इसको हम अलग से दिखा देते हैं। क्लियर हो गया कि है किसी को कन्फ्यूजन? अब किसकी बात कर लेते हैं? अगर डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, किस पे? डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट आपके लिए फायदा है कि घाटा है? घाटा है। तो घाटे को डेबिट करेंगे क्रेडिट? तो लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। डिस्काउंट ऑन। अब क्वेश्चन बनता है कि ये किसके साथ होगा? तो सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ हुआ था? ट्रांसफर। और ये किसके साथ होगा? ये किसके साथ होगा? मांगेंगे तो पूरा, लेकिन रिसीव करते समय इतना पैसा नहीं मिलेगा, तो मांगते समय आप डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? डेबिट। लेकिन रिसीव करते समय उतना ही पैसा रिसीव करेंगे जितना आपको मिलेगा। कोई दिक्कत? तो ये डिस्काउंट वगैरह हो जाएगा। कुल मिला के अगर हम कहें कि अगर कैश के बिहाफ में डिबेंचर को इशू किया गया है तो कोई दिक्कत एंट्री पास करने में? अगला जो कन्फ्यूजन बनता है वो कहाँ बनेगा? अदर देन कैश की भी एंट्री आप कर ले जाएंगे, बहुत दिक्कत नहीं होगी। जो मेन प्रॉब्लम करता है इस चैप्टर में वो है डिबेंचर इशूड कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ। डिबेंचर को इशू करते समय उसके रिडम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एंट्री पास करना। क्योंकि कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट आप लोग 11 में पढ़े होंगे, उसी का नाम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। उसमें कहा गया है कि फ्यूचर की प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करिए, लेकिन फ्यूचर के लॉस को। अगर डिबेंचर आप किसी को दे करके 10 रुपया लेते हैं और फ्यूचर में बोले हैं कि तुम्हें जब हम पेमेंट करेंगे तो 12 रुपया करेंगे, तो 2 रुपया आपका घाटा होगा कि नहीं होगा? तो उस घाटे को आज के ही डेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो वो टॉपिक थोड़ा सा परेशान करता है, बाकी ये नहीं करेगा, फिर भी उसके भी ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें कुछ नोट करने लायक अगर चीज़ आपको लगता है तो लिखिए, नहीं तो मिटा करके अदर देन कैश को समझा दें। देख लीजिए, अगर है तो ठीक, नहीं मिटाएं। चलिए देखिए, अगला पॉइंट हमारा क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब क्या हुआ? कैश
बिना कैश के लिए ही डिबेंचर को इशू कर देना। अब देखिए ये कब होगा, ये आप बना लीजिए कंपनी, कंपनी डिबेंचर क्यों इशू करती है? लोन लेने के लिए सर जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत हो, जरूरत होती है। यही ना। मान लीजिए हमारी कोचिंग ही कंपनी है और हमें पैसे की ज़रूरत है ताकि हम बगल के कमरे में एक एसी के अलावा एक और एसी लगवा दें ताकि रूम एकदम चिल रहे। तो एक एसी पहले से लगी हुई है, हम एक एसी और लगाना चाहते हैं ताकि सबको पढ़ाएं तो ठंडी लगे, गर्मी के भी सीजन में उन्हें शिमला की फीलिंग क्लासरूम में करवा दे। तो इसीलिए हम बैंक से लोन लेना चाहते थे। बैंक लोन दे नहीं रही थी। बैंक ने कहा भैया 2 साल के लास्ट 2 साल के ITR आप दिखा दीजिए, लोन दे देते हैं। हमने कहा 2 साल का ITR का दिखाएं, 2 साल कोविड चल रहा था, किराया भरे हैं घर से ला करके, तो ITR का फाइल करेंगे, वो फर्जी पैसा नुकसान करें, तो ITR नहीं है। तो बैंक ने कहा फिर लोन भी नहीं मिलेगा, तो बात ख़त्म हो गई। बैंक से निकले, ऐसे आ रहे थे, रास्ते में एक भाई साहब थे, मिल गए, एसी की दुकान थी। उन्होंने हमसे कहा कि पैसा मेरे पास बहुत पड़ा है, सोच रहे हैं किसी कंपनी में लगा दें और उसका डिबेंचर ले लें। क्या ले लें? शेयर नहीं लेना चाह रहा, वो बहुत आलसी टाइप का व्यक्ति था, रिस्क नहीं लेना चाहता था, उस सीधा सीधा खाली इंटरेस्ट लेना चाहता था। तो उसने कहा हम यही सोच रहे हैं कि किसी कंपनी का ले लें। तो हमने कहा कोई कंपनी का मूड बना कि नहीं अभी? तो उसने कहा नहीं अभी बना तो नहीं है, विचार कर रहे हैं। हमने कहा ऐसा है हमारी कंपनी डिबेंचर ले लो, हमें एसी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा मिल नहीं रहा है, तो ऐसा करो तुम डिबेंचर ले लो और जो एसी तुम्हारे पास है वही एसी हमको दे दो। तो एसी हमको दे दिए, तो एसी हमारे यहाँ आ जाएगी और हम उनको क्या दे देंगे? डिबेंचर। तो कहने का मतलब कि जब कंपनी को किसी असेट की रिक्वायरमेंट हो, किसकी हो? असेट की रिक्वायरमेंट हो, तो कंपनी असेट को उस पर्सन से ले लेती है और उसको अपना डिबेंचर दे देती है। ध्यान दीजिएगा, 2 बातें यहाँ पर हो रही है। ये मिस्टर एक्स है, कंपनी को एसी चाहिए था, एसी किसके पास है? मिस्टर एक्स को डिबेंचर चाहिए, डिबेंचर किसके पास है? कंपनी ने कहा भैया ये एसी तुम हमें दे दो और हम ये डिबेंचर तुमको दे देंगे, तुम्हें दे देंगे। तो 2 इवेंट हो रहे हैं कि नहीं? तो एंट्री 2 पास होगी कि 1? 2। कितने लोग तो एग्जाम में घबरा जाते हैं कि एंट्री 1 के पास होगी क्या? एंट्री क्या पास कर देते हैं? एसी आएगी डेबिट, डिबेंचर जाएगा क्रेडिट। तो एसी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कर देते हैं। एंट्री गलत नहीं है, लेकिन उस शॉर्टकट मानी जाती है। ये माना जाता है कि आपको आ नहीं रहा था, तुक्का सेट किए हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री आप पास करेंगे एसी को लाने की। तो सोचिए क्या एंट्री पास करेंगे? एसी आपके कंपनी में आ रही है, तो आपके कंपनी का असेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? असेट बढ़ रहा है। और असेट कौन से अकाउंट में आता है? रियल में। रियल में। और रियल का क्या रूल है? असेट बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो यहाँ असेट बढ़ रहा है कि नहीं? तो आपको नाम पता है तो ठीक है, और नाम नहीं पता है तो सन्ड्री असेट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या लिख लेंगे? सन्ड्री असेट्स। तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट और 2, ये असेट्स आपको किसने दिया? तो जिसने दिया उसका नाम, तो 2 मिस्टर एक्स। अगर पता है नाम तब, और नहीं पता है तो 2 वेंडर। तब क्या लिखेंगे? कोई कंफ्यूजन? तो ये हो गया असेट को लाने की। अब उसको क्या देंगे? अगला पॉइंट पे क्या होगा? आप उसे क्या देंगे? सोचिए, आप अगर एक्स को डिबेंचर दे रहे हैं तो एक्स एक आदमी है कि नहीं? कौन से अकाउंट में आएगा? पर्सनल का रूल क्या है?
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आप बताइए यहाँ एक्स रिसीवर होगा कि गिवर? कितने लोग गिवर कह रहे हैं? रिसीवर होगा सर, कंपनी गिवर होगा। आप एक्स को देंगे तो एक्स रिसीवर होगा ना, और एक्स का नाम ना दिया हो तो वेंडर, और डिवेंचर टू, तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। बोलिए, कहीं पर भी पैसा आया है क्या? नो सर। आपने अपना डिवेंचर किसको दे दिया? मिस्टर एक्स को दिया। और मिस्टर एक्स से आपको क्या मिला? एसेट्स। कहीं पैसा आया गया? तो हम बोलेंगे डिवेंचर इशू तो हो गया, लेकिन अदर देन कैश हो गया। कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका किसका? वेंडर को इशू करने का। अब एक बात और ध्यान दीजिए, एसी 60,000 की थी, आपने 60,000 की एसी खरीदा तो 60,000 यहाँ लिख दिया। आपका एक डिवेंचर 100 रुपीज़ का है। कितने का है? तो नंबर ऑफ इशूड डिवेंचर कितना? अगर हम आपसे पूछें नंबर ऑफ इशूड डिवेंचर कितना, तो 60,000 पेमेंट करना है। उसको एक डिवेंचर अगर आप दिए तो कितने रुपए का पेमेंट मान लिया जाएगा? 100 रुपए का। अगर एक डिवेंचर दे के 100 रुपए का पेमेंट मानते हैं तो 60,000 पेमेंट करने के लिए कितने डिवेंचर देने पड़ेंगे? 600 डिवेंचर देने पड़ेंगे कि नहीं? बोलिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 600 डिवेंचर issued at the rate of 100 each on behalf of purchase of asset, है ना? लिख लेंगे आगे, और ऊपर वाला लिख देंगे assets purchase from vendor। अच्छा सॉरी, शेयर नहीं डिवेंचर। इस शेयर बड़ा फ्लो बना देता है ना, बहुत शेयर पढ़ के मजा लिए है ना, इसीलिए हो गया। अब हम इस केस को कहेंगे कि कंपनी ने डिवेंचर दिया लेकिन एट पार पे दिया। किस पे दिया? अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी ना हो, बहुत अच्छे दिन ना उस कंपनी का चल रहा हो, तो डिवेंचर डिस्काउंट पे भी तो दिया जा सकता है। यस सर। है कि नहीं? तो ये तो हो गया एट पार। ये क्या कौन सा केस हो गया? एट पार। अब एट डिस्काउंट अगर हो तो एट डिस्काउंट की केस पे क्या करेंगे? अब ध्यान दीजिएगा, जब डिस्काउंट का केस होगा ये वाली एंट्री तो आपकी कॉमन रहेगी, ये यहां पर कॉमन रहेगा, सेम हो जाएगा जो ऊपर किए हैं वही। ये वाली एंट्री चेंज होगी। इसमें क्या चेंजिंग आएगा? वेंडर को कितना पेमेंट करना है? 60,000। तो वेंडर को आप डेबिट कितने से करेंगे? लेकिन जरा सोचिए, आप उसे डिवेंचर कितने देंगे? ना, आपको देखना पड़ेगा कि आपका डिवेंचर कितने रुपए के डिस्काउंट पे है। वो क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना? लिखना तो नहीं है, मिटा दे क्योंकि जगह चाहिए ना। अरे चलिए, अच्छा एट पार वाला इतना लिखिए, डिस्काउंट वाला फिर बताते हैं। जल्दी से इसको लिखिए। चलिए, अब हमें वो केस देखना है जो कि डिस्काउंट का हो। तो सोचिए 60,000 की एसी परचेज की गई, 60,000 लिख भी दिए ये सेम वाली एंट्री में। उसके बाद जब आप उसको डिवेंचर देंगे तो एट 20% डिस्काउंट पे। कितने परसेंट डिस्काउंट पे? 20%। तो सोचिए आप उसको एक डिवेंचर देंगे तो वो 20 रुपया कट जाएगा, है कि नहीं?
क्योंकि आप उससे खुद ही कह रहे हैं कि हम तुमसे 20 रुपया नहीं लेंगे, हम 20 रुपया छोड़ देंगे, डिस्काउंट ही तो बोल रहे हैं। तो इसका मतलब जो 100 रुपीज़ का डिबेंचर है उसको जब आप देंगे तो 20 रुपीज़ के डिस्काउंट पे देंगे तो कितने रुपए में देंगे? 80 रुपीज़ में। 80 रुपीज़ का। आपको टोटल कितना पेमेंट करना है? तो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड की अगर हम बात करें तो 60,000 रुपये का पेमेंट करने में आपको कितना डिबेंचर इशू करना पड़ेगा? तो 80 से डिवाइड कर दे, तो 80 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 750 डिबेंचर हुआ। यहाँ वेंडर डेबिट कितने से हुआ? 60,000 टू डिबेंचर कितने देंगे? 750 डिबेंचर देंगे। कितने डिबेंचर देंगे? एक डिबेंचर कितने का है? बट 100 रुपये का है। डिबेंचर तो आप उसको जो देंगे वो तो 100 रुपये का है, बस उससे पैसा आप केवल कितने का मान रहे हैं पेमेंट? 80 रुपये का। यही तो मान रहे हैं। कंपनी बन के सोचिए, आपके पास डिबेंचर है कितने रुपए का? आप जिससे एसी ले रहे हैं उससे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें 100 रुपये का डिबेंचर दूंगा, लेकिन पेमेंट माना जाएगा सिर्फ 80 रुपये से, क्योंकि हम अपना डिबेंचर 20 रुपये के डिस्काउंट पे देंगे। तो आप उसे जो डिबेंचर देंगे वो तो 100 रुपया का है, लेकिन पेमेंट सेटल कितने से होगा? तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 आएगा। 75,000 रुपये का डिबेंचर देते हैं। कितने रुपए के पेमेंट के बिहाफ में? 60। तो कितना घाटा लगा आपका? 15,000। उसी को बोलेंगे डिस्काउंट। क्या बोलेंगे? ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। बोलिए, कोई दिक्कत? ये एंट्री हो जाएगा जब आप अपने डिबेंचर को डिस्काउंट पर दे रहे होंगे तब। और यही चीज़ मान लीजिए डिस्काउंट पे ना देकर किस पे दे रहे हों? प्रीमियम पर। किस पे दे रहे हों? तब कैसे करेंगे तो इसको लिख लीजिएगा। ऊपर वाली एंट्री तो सेम रहेगी, परचेज वाली, सिर्फ बदलेगा क्या? प्रीमियम पे पेमेंट करने का। डिबेंचर 100 रुपये का है। आपने कहा कि मेरा जो डिबेंचर है वो 100 का है, लेकिन मेरे कंपनी का रेपुटेशन इतना बढ़िया है कि मैं अपना डिबेंचर जिसको भी दूंगा 100 रुपये का डिबेंचर देंगे, लेकिन उससे 20% ज़्यादा पेमेंट लेंगे। कितना परसेंट? 20% प्रीमियम। यही ना? सोचिए, आपको पेमेंट कितना करना है? पेमेंट कितना करना है? 60,000 रुपीज़ का पेमेंट करना है। आपने कहा मेरा एक डिबेंचर कितने का है? 100 लेकिन मैं जिसे भी दूंगा 20% के प्रीमियम पे दूंगा। मतलब आप देंगे 100 रुपये का, लेकिन पेमेंट 120 रुपये का माना जाएगा। यही ना? तो फिर 120 रुपये से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 500 डिबेंचर आप उसको देंगे। तो वेंडर को डेबिट करेंगे कितने से? 60,000 से। टू डिबेंचर 500 इंटू 100 इक्वल टू कितना? सोचिए, 60,000 की एसेट लेते हैं और सिर्फ 50,000 का डिबेंचर देते हैं, तो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? 10,000। वो 10,000 का फ़ायदा है तो क्रेडिट होगा कि डेबिट? किस नाम से? तो ये हो गया आपका, जब आप प्रीमियम पर इशू करेंगे तब की एंट्री। कोई दिक्कत? तो कभी भी अपना डिबेंचर आप इशू कर रहे हो लेकिन अदर देन कैश कर रहे हो तो यही एंट्री पास हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन? कर लेंगे? अब नोट करना है तो कर लीजिए। हंसिए मत ये ना,
नोट कर लिए? यस सर। तो इसको यहाँ तक नोट करके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए हैं पहले उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा। अभी इसी के आगे और भी आपका कॉन्सेप्ट है तो उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद।